नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात होने जा रही है ऑनलाइन गेमिंग पर कि क्या अब उसका गेम ओवर होने जा रहा है, जैसा कि बहुत सारी ऑनलाइन कंपनियां इस समय दुहाई दे रही है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है जीएसटी काउंसिल का वो ताज़ा फैसला जिसमें कहा गया है कि अब ऑनलाइन गेमिंग पर, चाहे वो गेम ऑफ स्किल हो, चाहे वो गेम ऑफ चांस हो, सब पर 28% जीएसटी लगेगा, वो भी फुल वैल्यू पर। आगे समझेंगे कि इसका मतलब क्या है, लेकिन इस बात से गेमिंग इंडस्ट्री में त्राहीमाम मच गया। अब इसके दो हिस्से, एक तो गेमिंग इंडस्ट्री जिसका अपना दुख दर्द है, और एक वो भी जो खेलने वाले हैं, क्योंकि यहां पर अगर टैक्स की देनदारी बढ़ेगी तो जो जहां पर पैसे इन्वॉल्व है, जहां जीत की कोई रकम होती है, वो घटेगी, कम पैसा हाथ में आएगा। 40 करोड़ से ज्यादा लोग इस समय देश में ऑनलाइन गेमिंग में इन्वॉल्व हो चुके हैं, खेलते हैं, कमाते भी हैं शायद। तो ये सारी बातें आज हम करेंगे कि क्या यहां से आगे होने जा रहा है। आप आगे बढ़े, अपने मेहमानों से आपको मिलाएं, बातचीत शुरू करें। उससे पहले कुछ तथ्य आपको बता देते हैं कि देखिए हुआ क्या है। तो हुआ कुछ ऐसा है कि गेमिंग इंडस्ट्री में त्राहीमाम है। सरकार को उन्होंने एक पत्र लिखा है। पत्र लिखा है जीएसटी का अनाउंसमेंट आने के बाद। 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं जो आमतौर पे गेमिंग इंडस्ट्री का हिस्सा है, या गेमिंग स्टार्टअप्स आप इन्हें कह लीजिए, कि 28% जीएसटी पर आप पुनर्विचार कीजिए। वैसे सरकार की तरफ से जो आईटी मिनिस्टर, उन्होंने कहा भी है कि वो इस पर करेंगे दोबारा बातचीत। 6 महीने में खत्म हो जाएगी इंडस्ट्री, ये डर बताया गया है। अगर ये 28% जीएसटी वाली बात लागू रहती है तो 6 महीने में इंडस्ट्री खत्म। 1000% बढ़ जाएगी टैक्स की देनदारी। ये कंपनियां क्लेम कर रही हैं कि ऐसा, ये अगर आपने 28% जीएसटी वाला रूल लागू कर दिया तो बड़े पैमाने पर नौकरियां खत्म होंगी, और तमाम तरह की दुहाइयां यहां पर दी जा रही है। कंपटीशन घटेगा, इनोवेशन रुकेगा, और एक बाकायदा पत्र लिखा गया है, मिलकर डेथ बाय सेवरल कट, ऐसा कुछ उसका शीर्षक भी था। तो विदेश पैसा चलाएगा, ये बहुत सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं कि ये तो जो कंपनियां हैं वो उनकी दलील है। अब इसमें आगे और क्या हुआ है, तो आगे देखिए, एक उदाहरण से समझ लीजिए कि हुआ क्या है। प्लेटफॉर्म की फीस देखिए। अभी आप जब कहीं भी गेम खेलते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो उसकी एक अपनी फीस होती है। इस उदाहरण में वो फीस है 20 रुपए। गेमिंग बेट है 80 रुपए, यानी 80 रुपए आप लगा रहे हैं उस खेल के अंदर, तो कुल कितना पैसा आपने दे दिया? 100 रुपया दिया। पहले ये होता था कि जो जीएसटी लग रहा था वो उस 20 रुपए वाले हिस्से पे लगता था, वो भी 18% लगता था। ठीक है, उससे प्लेटफॉर्म फीस पर लगता था, वो भी 18% लगता था, यानी 20 का 18। लेकिन अब वो कुल रकम कितनी है आपकी? 100 रुपए, ये उस पर लगेगा, और वो भी कितना? 28%। तो समझ लीजिए कि यहां पर पहले कितनी कटौती। तो देखिए, पहले जो जीएसटी आता था उस कैलकुलेशन से 3 रुपए 60 पैसे, लेकिन अब ये सीधा सीधा हो जाएगा इस उदाहरण के अंदर 28 रुपए। तो कितना बड़ा अंतर हो गया। अब इसमें कंपनियां भी नाखुश, शायद खेलने वाला भी नाखुश, क्योंकि जो वो जीतेगा उस पर इनकम टैक्स तो जो कटेगा। पहले इतना जीएसटी कट गया, तो एक अनुमान के मुताबिक कुल जीती हुई रकम पे 66% से ज्यादा का इंपैक्ट आ जाएगा पहले के मुकाबले। और इंडस्ट्री को लग रहा है कि अगर भाई ऐसा हो गया तो हमारा तो गेम ओवर है। तो चलिए अब इसी पर बातचीत करेंगे आज कि क्या सच में ये गेम ओवर है? इतना त्राहीमाम है तो सच में क्या इसके पीछे इतने कारण हैं? खेलने वालों के लिए भी क्या एक बहुत बड़ा झटका है? ये सारी बातचीत आज हम करने जा रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में है सुपर 4 के को फाउंडर ऋषभ गुप्ता, रस्तोगी चैंबर्स के फाउंडर अभिषेक रस्तोगी, और द मोबाइल इंडियन के एडिटर संदीप बुत्की। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अब चूंकि सीधे गेमिंग इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऋषभ, तो पहला सवाल आपसे ही कि आपकी पूरी फेडरेशन या जो तमाम कंपनियां, उन्होंने लेटर लिखा है, सरकार से थोड़ा आश्वासन आया भी है, लेकिन क्या सच में 28% जीएसटी आपकी इंडस्ट्री को खत्म कर देगा? बिल्कुल बिल्कुल। 28% जीएसटी अगर ये इम्पोज हो गया तो ये इंडस्ट्री विल बी किल्ड। यहाँ पर कोई खेलने वाला बचेगा नहीं, क्योंकि जो यूजर है आज वो 100 रुपए लगाता था, तो उसको पता था कि वो 80 रुपए का पूल बना के उसमें से प्राइस डिस्ट्रीब्यूट होगा। आज एक यूजर अगर 100 रुपए लगाएगा, पहले उसमें से सीधा अगर वो 28% जीएसटी दे देगा, तो उसके बाद बचेगा खेलने के लिए सब कितना? 72 रुपीज या 78। अगर हम सेल्स एंड गुड्स एक्स देखें, उस 78 में से कंपनी वाले अपना रेवेन्यू बनाने के लिए, कंपनी चलाने के लिए कम भी कर लेंगे, तब भी 15-20% का उनको प्लेटफॉर्म फी चाहिए। उसके बाद यूजर के पास हाथ में क्या रह जाएगा? एक हमें पूल बनाने के लिए 54 रुपीज, और उसमें से जो यूजर जीतेगा उसमें से सर वो दे देगा 30% टीडीएस। जितना वो लगा रहा है उतना भी उसको वापस मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
जितने इन्वेस्टर्स हैं, जितनी फॉरेन फंडिंग है, ये सारी बंद हो जाएंगी, क्योंकि कंपनियों के लिए ब्रेक इवन पे आना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। जितनी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं जो अभी 2 साल पहले शुरू हुई हैं, इतना हार्ड एंड मनी सब लोगों का लगा हुआ है, ये तो गवर्नमेंट ने सीधा सीधा एक एक्सटॉर्शन कर दिया कि आप सीधा 28% जीएसटी दो, और वो भी फेस वैल्यू पे। और फेस वैल्यू पे अगर ये बात की पहले जैसे बजट आया था अभी लास्ट, उसके अंदर उन्होंने चेंज किया था कि 10,000 वाली चीज खत्म कर दी थी, नेट विनिंग्स का नया प्रोसीजर आ गया था, वो सारी चीजें इंडस्ट्रीज ने फिर भी संभाल ली। बट ये अगर 28% आ गया और यूजर ही ने खेलना बंद कर दिया, तो सर ये 6 महीने के अंदर ये पूरी इंडस्ट्री खत्म है। ठीक है। और इससे इतनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट पे फर्क पड़ेगा। इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बन चुकी है, कितने लोगों की एम्प्लॉयमेंट है, वो सारी एम्प्लॉयमेंट चली जाएगी लोगों की 6 महीने के अंदर। ठीक है। चलिए, डर वाकई में कितना बड़ा है, इस पे आगे बात करते हैं। अभिषेक, मुझे क्यों इसमें ऐसा रिजेम्बलेंस लग रहा है कि जो चीज बिटकॉइन के साथ हुई, सरकार चाहती थी कि बिटकॉइन में लोग ना फंसें क्योंकि वहां पर बहुत ज़्यादा रिस्क है, उसी तरह मुझे लगता है कि सरकार यहां भी चाहती है कि अब आप ये गेम ऑफ स्किल बोलें, गेम ऑफ चांस बोल लें, लेकिन ये एक तरीके का जुआ और सट्टा है, और इसीलिए उन्होंने उठा के सीधे उसी कैटेगरी में हॉर्स राइडिंग कह लीजिए, कैसीनो कह लीजिए, उसी कैटेगरी में इसको डाल दिया है। और अब वो ये तो नहीं कह रहे कि चलिए हम इसको बंद कर देते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट उस जगह पर पहुंचा दिया जहां पर अब आपके हाथ ज्यादा कुछ आना नहीं। तो अब इस चीज को कैसे देखेंगे आप? टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो खराब हो गया, लेकिन इसके पीछे की मंशा शायद अच्छी भी हो। देखिए, टेक्निकली एंड लीगली मैं आपको पहले कुछ बातें समझाना चाहता हूं। 28% ऑन द फेस वैल्यू गवर्नमेंट इंपोज कर ही नहीं सकती। अगर ऐसा कोई भी चेंज आता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड होगा। एंड उसका टेक्निकल एंड लीगल आंसर ये है कि सेक्शन 7 जो जीएसटी का है, वो सप्लाई को डिफाइन करता है, वो फॉर अ कंसिडरेशन पे ही लग सकता है। तो ये प्रोविजन आर्बिट्री हो जाएगा, और इसको कोर्ट में चैलेंज करते ही कोर्ट से एक ऑर्डर आ जाएगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है। तो 28% रेट को आप चैलेंज नहीं कर सकते, 18 वर्सेस 28 को आप चैलेंज नहीं कर सकते, मगर 28% ऑन फेस वैल्यू को आप 100% चैलेंज कर सकते हो। वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, पहली चीज। तो गेमिंग इंडस्ट्री नहीं मर सकती, पहली चीज हम ये समझ लें। गेमिंग इंडस्ट्री हैज टू बी यूनाइटेड टुगेदर एंड फाइट द बैटल कंसिस्टेंटली ऑन दिस आर्बिट्री प्रोविजन। 28% फेस वैल्यू पे नहीं लग सकता, पहली बात आप समझिए। दूसरी बात, आज गेमिंग इंडस्ट्री को सबसे इंपॉर्टेंट जो आज एक प्रॉब्लम हो रही है, वो ये हो रही है कि कहीं पर अनाउंसमेंट ये हुए हैं कि ये रेट्रोस्पेक्टिव होगा, क्योंकि ये अमेंडमेंट तो हमेशा से ही था। ऐसे कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आए हैं, वो ऑफिशियल स्टेटमेंट हमारे हिसाब से टेक्निकली गलत है, क्योंकि अगर आप इनका प्रोविजन देखोगे, अगर आप 28% की एंट्री देखोगे, वो एंट्री बोलती है एक्शनेबल क्लेम, और उस एंट्री में यूज है 3-4 फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट। एक्शनेबल क्लेम इन द फॉर्म ऑफ चांस टू विन। तो गेम ऑफ चांस वर्सेस गेम ऑफ स्किल का जो डिस्टिंक्शन क्रिएट किया गया, वो तो 28% की एंट्री में ही करा गया है। तो आप उसको रेट्रोस्पेक्टिवली कैसे चेंज कर सकते हो? आप उसको केवल प्रोस्पेक्टिवली उस एंट्री में से चांस टू विन हटा सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, उस एंट्री में 28% की एंट्री में केवल 3 चीजें हैं, बेटिंग, गैम्बलिंग और हॉर्स रेस। अब ऑनलाइन गेमिंग बेटिंग और गैम्बलिंग तो है नहीं, क्योंकि बेटिंग और गैम्बलिंग आर डिफरेंट, विच आर ऑल्सो डिफाइंड इन गेमिंग एक्ट, जहां पर गेम ऑफ स्किल वर्सेस गेम ऑफ चांस आता है। तो अगर ऑनलाइन गेमिंग इस कैटेगरी में पड़ती ही नहीं है, तो आपको इसको चेंज करने के लिए पहले अमेंडमेंट करना पड़ेगा टैरिफ एंट्री में, नोटिफिकेशन में। वो आप प्रोस्पेक्टिवली कर सकते हो। तो अगर 28% ऑनलाइन गेमिंग पे लगेगा भी, तो वो प्रोस्पेक्टिव लगेगा, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं लगेगा। क्योंकि अगर आप शेड्यूल 3 देखोगे, तो अभिषेक जी, ये रेट्रोस्पेक्टिव वाली बात की तो खैर ज्यादा चर्चा हो भी नहीं रही। मतलब ठीक है, आप टेक्निकली अंदर गए हैं तो अच्छी बात है, और रेट्रोस्पेक्टिव वैसे भी पीछे प्रोस्पेक्टिव भी लग जाए तो इनकी तो शिकायत यही है कि भाई प्रोस्पेक्टिव भी ये झेल नहीं पाएंगे। लेकिन आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात कही, वो मैंने भी कई जगह पढ़ी, लेकिन 1-2 जगह मैंने सफाई भी पढ़ी उसकी कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन पर ये किसी तरीके का चैलेंज नहीं है। वो आगे, हाँ, ये फिर अगर समझाऊंगा, हाँ, इसमें अगर 2 राय होगी तो मैटर जो है कोर्ट में जाएगा। जी बोलिए। मैं आपको समझा सकता हूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली आर्बिट्री क्यों है।
चलिए हम उस पे आते हैं अभिषेक जी, क्योंकि वो थोड़ा लंबा जाएगा, हो सकता है दर्शकों को सीधा सीधा समझ में भी ना आए, लेकिन उस पे आता हूं। उससे पहले एक राय मैं संदीप की लेना चाहूंगा कि संदीप, ये सारे तथ्य अपनी जगह ठीक है, सही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा जो सरकार है वो एक दूसरे टाइप का एंगल देख रही है। जैसा मैंने क्रिप्टो करेंसी का उदाहरण अभी दिया, अब क्रिप्टो पूरी दुनिया में चल रहा है, सब कुछ है, लेकिन भारत सरकार को यह लगा कि भाई इससे हमारे बहुत सारे भोले भाले निवेशक जो हैं वो फंस जाएंगे, अपने हाथ जला लेंगे, क्योंकि इतना ज्यादा वोलेटिलिटी है। वैसे तो उन्होंने उसको बंद तो नहीं किया, लेकिन उसको ऐसी जगह ले जाके खड़ा कर दिया जहां किसी को इंटरेस्ट ही ना रह जाए कि फिर मैं करूं क्यों, इसमें हाथी क्यों डालूं। वैसे ही क्या वो अब गेमिंग के साथ कर रहे हैं, क्योंकि यहां एक मॉरल फैक्टर भी है कि भाई आप उसे गेम ऑफ चांस कहिए, आप उसे कुछ भी कहिए, स्किल कहिए, लेकिन आप पैसे लगा रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। एक लत वाली बात है, एक जुए सट्टे जैसी बात है, और उसको कोई सरकार प्रमोट नहीं करना चाहेगी। बिल्कुल विपिन, देखिए इसमें अगर देखा जाए तो ऐसे देख सकते हैं हम लोग कि भारत में हर एक एडल्ट सिटीजन को 18 साल के बाद अपनी जिंदगी, अपनी सरकार चुनने का भी मौका मिलता है। और अगर वो अपना कमाया हुआ पैसा 18 साल, अगर एक कंसेंट का रूल डाल रहे हैं, उसके बाद चाहे वो क्रिप्टो में डाले, गेमिंग में डाले, उसके बाद क्या करे, वो इतना समझदार है, वो अपना डिसीजन खुद ले सकता है। क्योंकि गवर्नमेंट का मतलब है कि भैया आपने पैसे कमाए हैं, मैंने उस पर टैक्स लेना था, वो मैंने ले लिया। अब उसके बाद वो पैसे डुबाना चाहता है, ग्रो करना चाहता है, वो इंडिविजुअल का पर्सपेक्टिव है। लेकिन अब यहां पर जो गवर्नमेंट का है कि गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों की लत ना पड़े, लोग इसमें जाए ना, मतलब लोग अपना पूरी कमाई ना उड़ा दे। देखिए उसके लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, और इसके लिए एक्चुअली गवर्नमेंट कदम ले रही थी। कदम क्या ले रही थी? उन लोग ने, आप देख रहे होंगे, एक गठन किया जा रहा है सेल्फ रेगुलेटिंग अथॉरिटी का गेमिंग के लिए। अब वो जब अभी उसका चयन चल ही रहा है और उसके बीच में जीएसटी की अपडेट देने की जरूरत नहीं थी। मेरे हिसाब से रोका जा सकता था अनाउंसमेंट। अगर आप एक जगह पे देख रहे हैं कि एक फ्रेमवर्क बन जाए, उस फ्रेमवर्क पे आप काम कर रहे थे, उस फ्रेमवर्क को पूरा अमली जामा पहना दीजिए, उसको इंप्लीमेंट कर दीजिए। उसके बाद आपको लगता है कि सेल्फ रेगुलेटिंग अथॉरिटीज कुछ कर नहीं पा रही है, उसके बाद आप इन्वॉल्व होते हैं, तब भी समझ में आता है। क्रिप्टो का क्या हुआ? अगर आप क्रिप्टो गेमिंग की बात करेंगे तो क्रिप्टो में जब से रूल लागू हुआ है, आप अगर क्रिप्टो की दुनिया के ऐसे लोगों से बात करेंगे जो काफी ज्यादा ट्रेडिंग करते थे, उसमें बहुत ज्यादा कॉइन्स का लेते थे, खरीदते थे, आप देखेंगे सबके सब बहुत लोग बाहर जा चुके हैं और ऐसी कंट्रीज में आपने डुअल शिफ्ट कर लिया है जहां पर टैक्सेशन नहीं लग रही है। यहां पर क्या हो रहा है कि गेमिंग को गवर्नमेंट ने बढ़ावा दिया है। पिछले 1-2 साल में काफी कहा है कि गेमिंग करेंगे, हम इसको एक हब बनाएंगे। अच्छा हाँ, तो संदीप एक मिनट, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पे। थोड़ा सा गेमिंग को मेरे लिए डिफाइन कीजिए। गेमिंग क्या है? कि मैं जाकर ऑनलाइन गेम्स खेलूं, उसमें कोई पुरस्कार राशि हो तो एक डिफरेंट चीज होती है, लेकिन हर किसी को ये मौका मिले या हर किसी के मन में ये बात आए कि मैं 10 रुपए लगाऊं तो 20 बन जाए, 100 रुपए लगाऊं तो 150 रुपए लेकर लौटूं, तो कैसे? क्या ये एंटरटेनमेंट के लिए है? तो मुझे बात समझ आती है, पूरा देश गेम खेल ले। लेकिन जिस शंका की मैं बात कर रहा हूं कि वो जो जाल है, वो फिर उसके बाद क्या क्या सोशल कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, हम सबको पता है। अभी आज हम यहां पर उसकी बहुत डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। क्या वो एक पॉइंट है? कैसे डिफाइन करेंगे गेमिंग को? बिल्कुल, गेमिंग की जो भारत में शुरुआत हुई थी सबसे पहले एंटरटेनमेंट के लिए हुई थी, लेकिन धीरे धीरे चल के जब हम लोग को इतने सारे कैरियर ऑप्शंस मिलने लगे तो इसको एक प्रोफेशन की तरह भी लोग चूज करने लगे। अब प्रोफेशन की तरह चूज करेंगे और उसमें कमाई ना हो तो फिर वो प्रोफेशन तो किसी काम का नहीं रहा। तो इसीलिए गवर्नमेंट को ये लगता है कि जो लोग अभी तक, गवर्नमेंट का आई थिंक कंफ्यूजन उनको ये हो रहा है कि जो लोग इसे एज ए प्रोफेशन ले रहे हैं वहां पर रियल मनी इन्वॉल्व होगा, और अगर प्रोफेशन ले रहे हैं तो गलत है क्या? मेरा सवाल यही है कि लेट द इंडिविजुअल, एक गेमर को डिसाइड करनी दीजिए। अगर वो प्रोफेशन ले रहा है और पैसे खर्च कर रहा है रियल मनी, तो उसको इतनी तो आजादी होनी चाहिए कि अपना पैसा कहां खर्च करे। ठीक है, चलिए, क्योंकि यहां बहुत सारे तर्क आते हैं। यहां पर फिर आ जाता है शेयर बाजार का भी तर्क आता है कि भाई वहां पर भी रिस्क इन्वॉल्व रहती है, वहां पर भी फिर लोगों को क्यों नहीं रोक दिया जाता। शेयर बाजार में भी किसी के पैसे शेयर्स में डूबते हैं, सब कुछ होते हैं, तो वहां जवाब आ जाते हैं कि नहीं भाई, वहां फंडामेंटल होते हैं, वहां चीजें रहती हैं, वहां कंपनियां रियल सेंस में रहती है, वहां कोई चांस की बात नहीं रहती, लेकिन नफा नुकसान वहां भी होता है। तो शायद ये थोड़ी सी बहस लंबी जाती रहेगी, लेकिन एक छोटा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आके फिर से थोड़ा इंडस्ट्री का पर्सपेक्टिव समझेंगे, कानून की जटिलताएं और आगे क्या कह रही है, यहां से आगे रास्ता क्या जाएगा, क्या कोर्ट में पहुंचेगा, संविधान की भी बात आ गई कि उसके हिसाब से चीजें नहीं है, क्या होगा आखिरकार। एक छोटा सा ब्रेक, बातचीत को वहां से आगे बढ़ाएं।
वेलकम बैक। ऑनलाइन गेमिंग गेम ओवर। जीएसटी लगते ही हाहाकार मचा है इंडस्ट्री के अंदर, और बात यह है कि अगर इतना सारा टैक्स लगेगा तो फिर ये इंडस्ट्री खत्म और खेलने वाले भी खत्म। क्या होगा यहां से बातचीत हम कर रहे हैं, इस पर बड़ी दिलचस्प चर्चा चल रही है। बहुत सारी बात है लेकिन समय बहुत कम है, इसलिए क्विक आंसर्स आपसे चाहूंगा। अभिषेक, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं पूछना चाहता हूं, जैसे लॉटरी है तो अब लॉटरी भी एक उसके लिए एक इम्प्लीकेशन तो नेशनल लॉ है, लेकिन अलग अलग स्टेट अपना फैसला लेते हैं। बहुत सारे स्टेट्स ने उसे अपने यहाँ बैन कर रखा है, लेकिन बहुत सारी इंडियन स्टेट है जहां लॉटरी चलती है। अब इसमें भी सेंटर और स्टेट वाला मामला तो आएगा, रूल्स शायद स्टेट ही बनाएंगे, कैसे ये इंप्लीमेंट होगा? देखिए, लॉटरी को शेड्यूल 3 ऑफ जीएसटी एक्ट में एक्शनेबल क्लेम से एक्सक्लूड किया है। तो लॉटरीज को बोलते हैं नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज, तो लॉटरीज एक एक्सेप्शन है। मगर आप अब ऑनलाइन गेमिंग की अगर बात करेंगे तो ये ऑनलाइन गेमिंग इज अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। अगर गेम ऑफ चांस वर्सेस गेम ऑफ स्किल का डिस्टिंक्शन हटा दिया जाता है तो पूरे ऑनलाइन गेमिंग पर 28% लगाना उचित नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, जीएसटी काउंसिल डिसीजन ले सकती है 28% लगाने का, 18% लगाने का, या कोई और अन्य रेट लगाने का। जैसे ऑटोमोबाइल है, उस पर 28% प्लस 22% सेस लगता है, तो वो 50% टैक्स पड़ता है। मगर ऑनलाइन गेमिंग की वैल्यूएशन को डिविएट नहीं कर सकती जीएसटी काउंसिल, वो उसके परव्यू से बाहर है। क्योंकि सेक्शन 7 जो जीएसटी का है वो डिफाइन करता है सप्लाई की वैल्यू कंसिडरेशन होगी, और इस केस में ऑनलाइन गेमिंग का कंसिडरेशन इतने मतभेद हैं, जब इतने इश्यूज हैं, तो ये यहां से मामला क्या आप कोर्ट में ही जाके सेटल होगा? कैसे बढ़ेगा आगे, क्या होगा इसमें? ये मामला 100% कोर्ट में जाके ही फैसला होगा। अगर ऑनलाइन गेमिंग पर कोई भी वैल्यूएशन का ऐसा आर्बिट्री अनाउंसमेंट या प्रोविजन आता है या रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट आता है तो कोर्ट इंटरवेंशन से ही ये रिजॉल्व होगा। ठीक है ऋषभ, मुझे बताइए कि मैं आईटी मिनिस्टर का एक बयान भी पढ़ रहा था, उन्होंने ये कहा कि ये ये भारत सरकार का फैसला नहीं है। जीएसटी काउंसिल जो होती है वो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर एक काउंसिल बनी है और उसका फैसला है। तो वो कह रहे हैं कि अब हम दोबारा उसे कंसीडर करने के लिए कहेंगे। क्या आपकी आगे कोई बातचीत, कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई कुछ कि कैसे इसको टैकल किया जा रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन और सरकार के बीच में? अभी तक तो बस यही हो रहा है कि हर कोई अपनी रिप्रेजेंटेशन डाल रहा है, सारे स्टार्टअप्स एकजुट हो रहे हैं, साथ में एक साथ मिलकर अलग अलग जगहों पे बातचीत कर रहे हैं और सरकार से सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा ना करें, क्योंकि ये इतना बड़ा फैसला जो हम सब ये गेमिंग इंडस्ट्री के हैं, ऑनलाइन है, सब हर कोई इतना अपना मेहनत का पैसा लगा के इसमें बैठा है और इस पे इतने टाइम से सरकार को जीएसटी भी दे रहे हैं। बट एकदम से अगर अब सरकार ये बोल दे कि आपको 28% इस पे आपको जीएसटी देना है, और इससे होगा क्या? जो छोटे लोग हैं मार्केट में, जिनके पास अभी इन्वेस्टर्स की कमी थी, वो और सर्वाइव कैसे करेंगे अगले 6 महीने भी? क्योंकि उनको मार्केटिंग भी करनी है, उनको इतनी चीजें करनी है, इंडस्ट्री को चलाने के लिए, अपना कंपनी का नाम बनाने के लिए इतने खर्चे होते हैं। कंपनी कैसे अफोर्ड करेगी बिना इन्वेस्टर्स के? $2.1 बिलियन की एफडीआई इस टाइम पे कंट्री के अंदर आई हुई है। वो सारी बिल्कुल। तो संदीप, मुझे एक बात बताइए, दोनों तरह की चीजें होती है। एक तरफ हम ये भी सुनते हैं कि भाई देश में ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देना है, और दूसरी तरफ ये इस तरह का प्रावधान भी आता है। तो क्या सरकार के दिमाग में, ऑर्गेनाइजेशन के दिमाग में, दोनों का क्या मत डिफरेंट है कि भाई हम मान रहे हैं गेमिंग ये है, आप इसको ऐसे लेके जा रहे हो? वो कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हो रही है और वो इस तरह के फैसले क्यों आ रहे हैं? सिंपल सी बात है, ब्रेक डाउन इन कम्युनिकेशन, यानी कि जो भी चीज फैसले लिए जा रहे हैं उस पर डिटेल में बताया नहीं जा रहा है। आप देखेंगे जब भी जीएसटी काउंसिल की जिस दिन मीटिंग भी हुई थी, स्टेटमेंट आ गया था ऑलमोस्ट एक दिन के बाद। जितने भी मीडिया के लोग थे सबको एक दिन लग गया उसको डिटेल कवरेज करने में, क्योंकि पूरा खुलासा नहीं हो पा रहा था। तो यानी कि जो चीजें आप कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप ले रहे हैं, अगर ढंग से समझाया जाए हमने ये क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो ऐसी कंफ्यूजन नहीं होगी। और खासकर इस वाली इंडस्ट्री में, गेमिंग इंडस्ट्री में, तो एक्चुअली गवर्नमेंट खुद बढ़ चढ़ के सपोर्ट कर रही थी, कह रहे थे कि नहीं हमारे यूथ है, हमारे यूथ गेमिंग कर रहा है, अच्छी बात है, हम गेमिंग कैपिटल भी बन सकते हैं। इस चीजें बात हो रही थी, लेकिन कम्युनिकेशन ढंग से नहीं हो पा रहा है।
वही, क्योंकि एक तरफ तो ये भी बात थी कि हम गेमिंग कैपिटल बनेंगे और फिर ये इस तरह की चीज आई। ऋषभ, एट लास्ट एक छोटा सा सवाल क्विकली बताइएगा कि क्या यही एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि ठीक है, गेमिंग अगर मैं मानूं कि स्किल के साथ आगे बढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स में पार्ट कर रहे हैं, उसको दूसरे तरीके से रोजगार बना रहे हैं, लेकिन जहां पर ये थोड़ा सा बात आ जाती है जुए सट्टे जैसी चीजें, तो डेफिनेटली वो थोड़ी कॉज ऑफ कंसर्न बनती है। देश में इतने बच्चे हैं या इवन बड़े भी हैं, हम देखते हैं कि ऐसी चीजों के हश्र क्या होते हैं, तो वो उसको कैसे बैलेंस बिठाएंगे, क्योंकि वो फिर ओनस आपकी इंडस्ट्री पे आता है। इतने सारे हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, सब जजेस ने सब अलग अलग जगहों पे पिटीशन डली थी कि क्या ये गेम ऑफ स्किल है या गेम ऑफ चांस है। सबने इसको एज अ गेम ऑफ स्किल बोल के विद डेफिनेशंस कि क्यों ये गेम ऑफ स्किल है पूरा इंटरप्रेटेड किया है। सुप्रीम कोर्ट भी गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया नहीं ये गेम ऑफ स्किल है। लेकिन अब सरकार क्या करना चाह रही है? सरकार कह रही है मैं इस इंडस्ट्री को बंद करना नहीं चाह रही, बट आप मुझे 28% जीएसटी दे दो फेस वैल्यू के ऊपर। तो इनडायरेक्टली उन्होंने इस पूरी इंडस्ट्री को सोच रखा है कि मुझे इस इंडस्ट्री को बंद करना है। वो कह रही है मेरा रेवेन्यू 1700 करोड़ से 20,000 करोड़ पहुंच जाएगा। सर कैसे पहुंच जाएगा 20,000 करोड़ जब लोग ही नहीं बचेंगे? 5-6 महीने जो बड़े प्लेयर, जो बड़े लोग हैं, वो जिनके पास इन्वेस्टमेंट बड़ी है वो तो चल जाएंगे, लेकिन जो छोटे लोग हैं जिन्होंने भी 2 साल पहले ठीक है, मैं आपकी बात भी आपकी, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन आप लोगों का गया हुआ है और सरकार की तरफ से भी एक आश्वासन आया कि वो आगे बात करेंगे जीएसटी काउंसिल से। अब दोनों यहाँ पे थोड़ी डायकॉटमी जिसको हम कहते हैं ना, उस तरह की चीज हो गई कि एक तरफ तो है कि हाँ हमें गेमिंग इंडस्ट्री को आगे भी बढ़ाना है, लेकिन उसे किस स्वरूप में आगे बढ़ाना है, किस तरीके से आगे बढ़ाना है, उसके साथ एक बहुत बड़ा सोशल कॉज भी जुड़ा है, जिसको मैं मानूंगा, भले ही आप तीनों मुझसे इत्तेफाक ना रखें। संदीप कह रहे हैं कि हाँ 18 के बाद एक होना चाहिए, लेकिन फिर भी अब देश को एक्चुअल टर्म में समझना पड़ेगा, उसके लोगों की मनस्थिति को जानना पड़ेगा, जैसा सोशल फैब्रिक है उसको समझना पड़ेगा। तो सीधे सीधे तो आप शायद वहां पर लोगों को अलाउ नहीं कर सकते, लेकिन कोई बीच का रास्ता, कोई संतुलित रास्ता यहां जरूर निकल सकता है। तो अभी देखिए आधे घंटे में पूरी बातचीत शायद ना हो, 2-4 राउंड और लगे, आगे हो सकता है इसमें चीजें निकल कर आए। अभिषेक जो बता रहे हैं टेक्निकल थोड़े इश्यूज भी हैं, हो सकता है मामला आगे कोर्ट में पहुंचे, तो बहुत कुछ शायद इसमें होता हुआ दिखाई देगा। लेट्स सी, थोड़ा सा और वेट एंड वॉच करते हैं कि आप लोगों की बात को सरकार कैसे सुनती है, सरकार के अपने कंसर्न्स हैं, जो सोसाइटी के कंसर्न्स हैं उन्हें कैसे एड्रेस किया जाता है, और आगे जो इसके टेक्निकल इश्यूज हैं वो कैसे हैंडल होंगे। तो आगे मुझे लगता है इस तरह की और 2-4 चर्चा हम लोगों को बैठ के यहां करनी होगी और इस पे बात को आगे बढ़ाना होगा। लेकिन अहम है आज फिलहाल अच्छी बातचीत हुई है। बहुत शुक्रिया आप सभी तीनों मेहमानों का, समझने में बहुत मदद मिली कि हो क्या रहा है और कैसे यहां से आगे बढ़ती हुई चीजें दिखाई देंगी। बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।